इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी स्पेसशिप में बैठकर दूर कहीं गैलेक्सी में सफर करने जा रहा था। लेकिन तभी अचानक मैक्स की स्पेसशिप खराब होने लगी और वो डायरेक्टली एक अनजान प्लेनेट पर आकर गिर जाती है। मैक्स किसी भी तरीके से बचने में कामयाब हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मैक्स की पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अब मैक्स के पास अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का कोई साधन होता ही नहीं और वो पूरी तरीके से इस अनजान प्लेनेट पर फंस चुका है। अब मैक्स तो धीरे धीरे उस जगह के थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था। मैक्स तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट सेम टू सेम अर्थ जैसा था। हालांकि ये वो समय होता है जब पूरी इंसानियत ब्रह्मांड की अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बसने लगी थी और शायद कुछ इंसानों के ग्रुप ने इस प्लेनेट पर आकर अपना घर बना लिया होगा। जंगल में जाते ही मैक्स के ऊपर एक अनजान आदमी ने गन पॉइंट कर दिया था जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। मैक्स को तो उस आदमी की लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपना एक एडवांस ट्रांसलेटर अपने कान में डाल दिया जिससे कि वो सारी बातें समझ सकता था। उस अनजान आदमी का नाम जैफ होता है जो पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था और अब जैफ मैक्स को एक घुसपैठिया समझकर उसे अपने अथॉरिटीज के पास लेकर जाने लगता है। इंसानों ने तो इस प्लेनेट पर काफी बड़ी कॉलोनी भी बनाकर रखी थी। अब मैक्स को सिक्योरिटी सेंटर में लेके आने के बाद उसके सर पर हेलमेट रखा जाता है जो मैक्स की सारी मेमोरीज और उसकी सोच के बारे में बताएगा। अथॉरिटी वाले जब मैक्स की मेमोरीज को देखते हैं तो वो चौंक गए थे क्योंकि मैक्स एक सोल्जर था जिसने जंग में काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। इसीलिए अब अथॉरिटी वाले समझ रहे थे कि मैक्स उनके लिए खतरा हो सकता है और अब मैक्स को शहर में मौजूद एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा जहाँ पर उस पर हमेशा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गाय नाम का एक सोल्जर मैक्स को अपने बाकी आदमियों के साथ उस फैसिलिटी में लेकर जाने लगता है। मैक्स जब गाय और बाकी सोल्जर्स के साथ जा रहा था तो वो आसपास की सारी चीजों को देखता है क्योंकि सभी चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स उन सभी सोल्जर्स की गाड़ी में बैठकर थोड़ा एक टावर के पास आया तब वो मिलिट्री टावर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था। उसके मलबे डायरेक्टली मिलिट्री कार्स के ऊपर गिर जाते हैं जिससे कि कई सोल्जर्स फंसे रह गए थे। मैक्स तो यहाँ पर कैदी होने के बावजूद भी गाय की मदद करता है बाहर निकलने के लिए और अब उनके पास कोई भी व्हीकल ना होने के कारण उन्हें अपना रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। गाय ने मैक्स को बताया कि ये काम हमारे दुश्मनों का हो सकता है जो हमारी सत्ता हथियाना चाहते थे क्योंकि भले ही इंसानी सभ्यता इस प्लेनेट पर आ चुकी है लेकिन जैसे जैसे लोगों के ग्रुप्स बनते गए वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और अब वो सब इस पूरे प्लेनेट की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। गाय मैक्स को किसी भी तरीके से सिटी की उस फैसिलिटी में लेकर चला आता है जिसमें मैक्स को पानी के अंदर बंद करके उसके दिमाग पर रिसर्च किए जा रहे थे। यानी कि वो सारे फैसिलिटी वाले मैक्स को एक एलियन की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब हमें वॉन्डरर नाम की एक लीडर को दिखाया जाता है जो पूरी सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। इसीलिए उसने अपने एक आदमी जिसका नाम फैंग था उसे ये आदेश दे दिया था कि तुम मैक्स को किसी भी तरीके से मेरे पास लेकर आओ। फैंग तो डायरेक्टली उस फैकल्टी चला जाता है जहां पर मैक्स को कैद किया गया था और वो तो बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी मेंबर्स को चकमा देकर मैक्स को वहां से निकाल कर लेकर आ गया था। मैक्स अभी भी कुछ नहीं समझ पाता कि ये लोग आखिर उससे चाहते क्या हैं। बट फैंग जब अपनी कार में मैक्स को लेकर जा रहा था तभी अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सारे सिक्योरिटी सोल्जर्स फैंग को अपने साथ ले जाने में बिजी थे और यहाँ मैक्स को एक अच्छा मौका मिलने पर वो तुरंत ही वहाँ से दूर निकल जाता है। मैक्स अब उस बड़े से शहर के अंदर आ चुका था जहाँ के रहन सहन पूरी तरीके से अलग होते हैं। वो तो शहर के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर पूरी तरीके से चौंक गया था। अब हमें एक सीक्रेट जगह पर बहुत सारे सीनियर्स लोगों को दिखाया जाता है जो इस पूरे प्लेनेट के रूलर्स कहलाए जाते थे। यानी कि इस पूरे प्लेनेट पर इन सभी का ही बोलबाला था। वहाँ मैक्स अब शहर के अंदर घूमते घूमते एक कैफे के अंदर चला गया होता है जहाँ पर एक आदमी एक लेडी को लगातार मार रहा था। मैक्स को ये देखा नहीं गया इसीलिए वो उस लेडी को बचाने के लिए सामने आ जाता है और उस जुल्मी आदमी को मजा चखाकर वहीं पर गिरा देता है। वो लेडी तो मैक्स को अपना नाम राडा बता रही थी और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी कहती है। हालांकि मैक्स ने उस आदमी को चकमा तो दे दिया था लेकिन उसके कई सारे साथी वहाँ आ जाते हैं मैक्स को धाराशाही करने के लिए। पर मैक्स की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जिसकी मदद से वो लगातार उन सभी सिपाहियों को हराने में कामयाब भी हो जाता है। मैक्स के ऊपर और भी ज्यादा लोग हमला ना करे इसीलिए राडा फिलहाल के लिए उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है। राडा ने मैक्स को बताया कि वो अपने भाई बेन के साथ रहती है जो कि एक सोल्जर था। हालांकि शुरुआत में मैक्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि ये लोग उसके बारे में अथॉरिटीज को बता न दें, लेकिन जब राडा का भाई बेन वहाँ पर आया तब वो उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि मैक्स के बारे में कुछ न बताएं। मैक्स ने भी
उन दोनों के साथ मिलकर रहना स्टार्ट कर दिया था। मैक्स तो वहाँ की पूरी सभ्यता और जानकारी इकट्ठा करने लगा कि आखिर ये प्लेनेट है क्या। तब जाकर उसे पता चलता है कि प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोगों का माइंड एकदम से डाइवर्ट किया गया है। दरअसल यहाँ के रूलर्स ने सारे सिटीजन्स के दिमाग में ये बातें भर दी होती हैं कि वो सब इस प्लेनेट के ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर रहते थे, और इस प्लेनेट के अलावा ना ही कोई सितारे हैं और ना ही कोई प्लेनेट है ब्रह्मांड में। यहाँ के सख्त नियम थे कि सारे सिटीजन्स को अपनी जिंदगी में एक बार सोल्जर्स की नौकरी करनी ही पड़ती थी, और इसके लिए उन्हें हार्डकोर ट्रेनिंग भी दी जाती। बेन मैक्स को समझाता है कि अगर तुम्हें अथॉरिटीज वालों ने ढूंढ लिया तो वो तुम्हें अपने फैकल्टी के अंदर हमेशा के लिए कैद करके रख देंगे। इससे अच्छा तुम हमारी मिलिट्री टीम में शामिल हो जाओ और हमारे देश के लिए कुछ करो। मैक्स के पास तो सच में कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। मैक्स की भर्ती अब मिलिट्री ट्रेनिंग में हो चुकी थी, इसीलिए वो पूरा फोकस वहीं पर लगाया रहता। सारे सोल्जर्स को साइन लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ निशाना लगाना भी सिखाया जाता था, जिससे कि वो अपने दुश्मन से काफी अच्छी तरीके से फाइट कर सकें। हालांकि शुरुआत में मैक्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। बेन भी मैक्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी सीखने भी लगा। हालांकि उन सभी सोल्जर्स ने कई सारे टेक्निकल मिशन भी कंप्लीट किए होते हैं, बट अभी भी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैक्स, बेन और राडा तो इतने समय तक रहने के कारण वो तीनों फैमिली बन चुके थे। साथ ही साथ मैक्स और राडा तो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे होते हैं और काफी ज्यादा पास आ जाते हैं। अब सोल्जर्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें सबसे बड़ा मिशन दिया जाता है यहाँ की रेबल्स को पकड़ कर लाने का। ये ऐसे आतंकवादी होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बुरी खबरें फैलाते थे। मैक्स अपनी पूरी टीम को लेकर उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और लगातार फायर करने लगता है। एक आतंकवादी तो पीछे से कैप्टन के ऊपर हमला करने आ चुका था, लेकिन मैक्स एकदम फुर्तीले तरीके से उस आतंकवादी को मार गिराता है, जिससे कि कैप्टन की जान बच गई। और अब उनके टीम ने पूरे आतंकवादियों को पकड़ लिया होता है, जो पूछताछ करने के लिए अपने सेंटर में लेकर आ जाते हैं। पर वो सारे आतंकवादी सिर्फ यही कह रहे थे कि किसी ने उन्हें पैसे दिए होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ये खबरें फैलाने के लिए, और उन लोगों ने इससे पहले कोई और क्राइम किया ही नहीं था। मैक्स को इतना तो समझ में आ चुका होता है कि कोई तो है जो इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, बट मैक्स के टीम का कैप्टन और बाकी टीम मेंबर्स इस बात से राजी नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये आतंकवादी झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उन्हें टॉर्चर करना चाहिए। उनके टॉर्चर करने का तरीका तो जानलेवा था, और अब ये सारी चीजें देखने के बाद मैक्स उनसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब फ्रैंक ने वॉन्डरर को सब कुछ बता दिया है कि हमें मैक्स के लोकेशन का पता चल चुका था, इसीलिए मैक्स और उसके कैप्टन की पूरी टीम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए फ्रैंक अपने सोल्जर्स की सेना के साथ निकल पड़ता है। आतंकवादियों को पूरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद मैक्स उन्हें एक जंगल में लेकर आ गया था। मैक्स को बिल्कुल भी सहन नहीं होता कि इन मासूम लोगों पर इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, इसीलिए वो उन सारे रेबल्स और आतंकवादियों को जंगल में भागने के लिए कहता है, जिससे कि वो सब यहाँ से आजाद हो जाएं और अपने घर पर चले जाएं। मैक्स तो अपने कैप्टन के सामने आकर ये सारी चीजें बता रहा था कि उसने आतंकवादियों को छोड़ दिया है और अब वो तुम्हारी टीम के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कैप्टन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए उसने मैक्स को घायल करने के लिए उसके हाथ पर गोली चला दी। मैक्स वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। वो सारे सोल्जर्स तो मैक्स को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें वो सारे रूलर्स दिखाए जा रहे थे जो करीबी वाले देशों के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। हालांकि उनका पूरे प्लेनेट पर कब्जा था, पर अभी भी कुछ ऐसे देश होते हैं जो उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो सब जगह जगह पर बहुत सारे मिलिट्री टावर्स बनाते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। अब जंगल के अंदर मैक्स को कुछ रेबल्स लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि ये वही रेबल्स और आतंकवादी थे जिन्हें की मैक्स ने जिंदा छोड़ दिया था जंगल में, और अब वही सारे आतंकवादी मैक्स की मदद कर रहे थे। मैक्स को तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो उन सभी से शेयर कर रहा होता है। दरअसल इस पूरे प्लेनेट पर जो भी रूलर्स हैं वो यहाँ के सिटीजन्स का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने कई सारे मिलिट्री टावर्स बनाए थे जो लोगों के माइंड में एक रेडिएशन डालते हैं और अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करते हैं। इस प्लेनेट के जो भी रूलर्स और फादर थे वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस प्लेनेट से दूर जाए, जिससे कि उनकी सत्ता काफी ज्यादा मजबूत बनी रहे। मैक्स भी अब उन सारे आतंकवादियों और सिटीजन्स को इंसाफ दिलाना चाहता था, इसीलिए उसने आतंकवादियों की पूरी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिससे कि वो बहुत सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दें। मैक्स बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था, इसीलिए वो टाइम बॉम्ब लेकर बहुत सारे टावर्स के ऊपर लगा देता है, जिससे कि देखते ही देखते कई टावर्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। हालांकि शुरुआत में मिलिट्री वालों को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये काम मैक्स का है, क्योंकि मैक्स बहुत ही चालाकी से वहां से भाग चुका था डायरेक्टली राडा के घर पे। उसने तो राडा और बेन दोनों को ही सच्चाई बता दी थी कि गवर्नमेंट कैसे उनके साथ धोखा कर रही है, और उन सभी के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा था कि वो इस तरीके से ही जिए। हालांकि बेन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं
होता, क्योंकि अगर ये बात सच हुई तो सारे सिटीजन्स इतने सालों से गुलामी में जी रहे थे। अब पता नहीं कैसे बहुत सारे सोल्जर्स राडा के घर पर आ जाते हैं मैक्स को पकड़ने के लिए। मैक्स की वजह से राडा और बेन को भी हिरासत में ले लिया गया था और अब मैक्स को एक अपराधी घोषित करके उसे बहुत ही बड़ी जेल के अंदर भेजा गया था। मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उस जगह पर उसका बहुत ही पुराना दोस्त जेफ भी आया था। जेफ को भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के कारण यहाँ पर बंद करके रख दिया, पर मैक्स, जेफ और उसके कई सारे दोस्त मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जेल के अंदर एक और धमाका करने के बाद वो सब तो वहाँ से निकल भी चुके थे, पर अब उन्हें एक खतरनाक जंगल को पार करना होगा जहाँ से आज तक कोई जिंदा लौट कर ही नहीं आया। मैक्स के हिसाब से उन्हें जल्द से जल्द सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन जेफ इसका जवाब देता है कि हमें इतने सारे छोटे टावर्स को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उनके सेंटर वाले टावर को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें इंटरनली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सेंटर वाले टावर को खत्म करने से छोटे वाले टावर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जंगल में अचानक उनके ऊपर तो दुश्मन के टैंक ने हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते मैक्स ने दुश्मनों के टैंक को भी धाराशाही कर दिया, जिसके बाद वो तीनों चलते हुए शहर के एक ऐसे अनडेवलप्ड एरिया में आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और शहर से निष्कासित कर दिए गए थे। मैक्स, जेफ और उसका दोस्त गाय तो यही सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि उनका प्लान था कि वो इन गरीब लोगों की मदद से उन सारे अमीर लोगों पर हमला करें और सत्ता हथिया लें, लेकिन गरीब लोगों के पास तो कोई साधन नहीं था और अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सामान, तो वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं उन अमीर लोगों से। मैक्स इसीलिए गाय और जेफ के साथ एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप बनवा लेता है जो काफी ज्यादा तेजी से उस सेंटर वाले टावर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उन्होंने लगातार मैक्स की स्पेसशिप पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि स्पेसशिप टावर से टकराती तो है पर टावर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो तीनों डायरेक्टली जाकर एक समुद्र के अंदर गिर चुके थे। वांडरर और उसके लोगों को जब पता चला कि मैक्स हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है तो उन लोगों ने राडा को बहुत ही बुरी तरीके से बंदी बना लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैक्स राडा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर राडा को टॉर्चर किया जाए तो मैक्स जरूर हमारे पास आएगा। जब कुछ सोल्जर्स मैक्स को पकड़ने गए तो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया था कि राडा हमारे कब्जे में है और मैक्स के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। हालांकि वांडरर मैक्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन वांडरर को क्या पता था कि मैक्स ने तो प्लान बनाया है राडा को छुड़ाने का। जेफ और बेन किसी भी तरीके से राडा को जाकर छुड़ा लेते हैं और फिर उन लोगों ने तो मैक्स को सिग्नल भी दे दिया था। मैक्स को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो सेंटर वाला टावर और कुछ नहीं बल्कि वांडरर का हाउस है जिसके अंदर वो अभी मौजूद था। इसीलिए अब मैक्स एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब को वहां लगाकर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ इस टावर से बाहर निकलना था। वांडरर के कई सारे साथी उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स के फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो चुके थे जो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। कुछ ही समय के अंदर अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण वो पूरा मेन सेंटर वाला टावर ब्लास्ट हो जाएगा, पर अब वांडरर खुद मैक्स को रोकने के लिए सामने आ जाता है। दोनों के बीच एक घमासान फाइट होने लगी। राडा भी अपने दोस्तों के साथ सही सलामत उस जगह पर पहुंच जाती है, बट अब देखने पर लग रहा था कि वांडरर मैक्स पर भारी पड़ रहा है। मैक्स ने जैसे ही राडा को सही सलामत देखा तब उसके अंदर अलग ही ताकत आ गई। वो तो अब वांडरर पर दुगनी तेजी से हमला करने लगता है और आखिरकार मैक्स ने वांडरर को जान से मारकर उसे खत्म कर दिया था। टावर के अंदर भी ब्लास्ट होने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि जिस तरीके से ये सारे रूलर्स लोगों को कंट्रोल करते थे वो अब इस प्लेनेट के सिटीजन्स को बिल्कुल भी अपने हिसाब से चला नहीं पाएंगे। मैक्स भी अब राडा के साथ वहां आ जाता है और उसी प्लेनेट पर रहने का डिसीजन लेता है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।